वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जब से हमारी ये हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि आने से पहले भी हुकूमत कहती थी कि हम अपने लोगों को 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, और उसके बाद भी ये दावे वक्तन फ़ौक्तन दोहराए जाते रहे। लेकिन पता नहीं वो नौकरियाँ किन लोगों को मिलेंगी, ये हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने खुद भी ज़ाती तौर पर भी अपने आस पास बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं जिनके पास आला डिग्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो नौकरी के लिए ख्वार हो रहे हैं, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, या वो नौकरियां करने पर मजबूर हैं जो कि उनकी तालीम के मुताबिक वो सूट नहीं करती हैं उनको। हालांकि रिस्क हलाल तो आप जो भी कमाएं वो जायज़ है, रिस्क हलाल होना चाहिए। लेकिन जब आप इतने तालीम याफ्ता हों, आपने इतनी मेहनत से आला तालीम हासिल की और उसके बाद आपको उस एजुकेशन के मुताबिक, उस डिग्री के मुताबिक नौकरी ना मिले, तो फिर आपको दुख होता है। अभी मैं जिस हवाले से बात करने जा रही हूँ, सवात के इलाके कबल के एक रिहायशी हैं ज़फ़र अली। उन्होंने MSc की डिग्री हासिल की। जिन भी हालात में उनके वालिदैन ने अपना सब कुछ उन पे, अपने बेटे पे कुर्बान किया, उनको पढ़ाया लिखाया, MSc करवाया, लेकिन बेचारे काफ़ी अरसे से दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। और उसके बाद उनको एक नौकरी की जो ऑफ़र आई, वो नौकरी क्या थी, ये मैं ज़फ़र से ही बात करूँगी और आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक मैडम, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़फ़र, आप सबसे पहले अपनी तालीम के हवाले से बताइएगा, आपकी तालीम क्या है और किन हालात में आपने पढ़ा और अभी क्या जॉब कर रहे हैं? जी, मैंने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी हाफिज़ाबाद कैंपस से। और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ स्वात से है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे हालात, जो माशी हालात थे, वो बहुत कमज़ोर थे, तो हमने वहाँ से हाफिज़ाबाद माइग्रेट किया। अच्छा। तो मेरे वालिद, हमने अपने ज़मीन, थोड़ी ज़मीन थी, मकान थे, वो भी बेच दिया, और हम हाफिज़ाबाद में जाके किसी और के काम कर रहे थे। मेरे वालिद बहुत मज़दूर आदमी थे, और मज़दूरी करके हम 7-8 बहन भाई हैं, और किसी और के मकान में रह रहे हैं। और मेरे वालिद साहब जो थे, उनको तालीम का बहुत बड़ा एक शौक़ था। ख़ुद तो वो तालीम से महरूम रहे हैं, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और इनकी मुस्तक़बिल ताकि चेंज हो। अच्छा। तो उन्होंने हमें पढ़ाया, मज़दूरी पूरी करते रहे, और मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाया मैंने। और मैं ख़ुद भी मज़दूरी करता रहा हूँ। जब भी मुझे छुट्टियाँ मिलती थी गर्मियों की, तब मैं ख़ुद मज़दूरी करता था। ये जो चावल की काश्तकारी होती है, वो मैंने ख़ुद की है। बाकी जो लेबर होता है कंस्ट्रक्शन का, ये काम मैंने ख़ुद किया हुआ है। तो बहुत मुश्किल से मैंने MSc की डिग्री हासिल की है। अच्छा ज़फ़र, मैथमेटिक्स, हमारे यहाँ पे लोगों का रुझान बहुत कम होता है मैथमेटिक्स की तरफ, लेकिन आपने MSc मैथमेटिक्स की है, तो आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। फिर तो इतने मतलब ज़बरदस्त डिग्री हासिल करने के बाद आपको किसी ऐसे रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिली? आपने अप्लाई या फिर नहीं किया? मैंने बहुत सारे अप्लाई किए, KPK के जितने भी ये जो टीचिंग पोस्ट आती हैं, उन सब में मैंने अप्लाई किया 3-4 मरतबा। उसके अलावा बाकी भी पाकिस्तान आर्मी में भी मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पे मेरी जो कुछ एवरेज हो गया था, मैं पाकिस्तान नेवी के अंदर भी, और कुछ मेरी नज़र कमज़ोर है, उसकी वजह से मैं अनफिट हो गया हूँ। अच्छा। तो ज़फ़र, अभी आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी है, सफाई करती है वो। ये इधर एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें जो कंपनी है वो प्राइवेट है। तो उसमें मैं सफाई का काम करता हूँ, स्वीपर हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप स्वीपर हैं, तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आप भर्ती हुए हैं? हाँ, वो हमें डेली वेजेस के हिसाब से 500 रुपये देते हैं। डेली वेजेस मतलब 500 पे आप वहाँ पे भर्ती हुए हैं, और वहाँ पे आप स्वीपर की जॉब कर रहे हैं। मतलब सोच के ही मैं अपनी ज़ाती बात कर रही हूँ कि सोच के ही अफसोस होता है कि इतना पढ़ा लिखा शख्स और स्वीपर की जॉब कर रहा है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी ज़फ़र, क्योंकि ये अभी आपकी शुरुआत है, और कभी ये नहीं सोचना कि छोटे काम से शुरुआत की है तो आगे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह यही काम आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, आपके लिए अल्लाह ताला आगे मजीद रास्ते खोलेंगे। अच्छा ज़फ़र, ये बताइएगा, आपने जैसे कि बताया कि आपके वालिद साहब ने बहुत मेहनत की, आपके बहन भाइयों को भी पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया, तो आपके बाकी बहन भाई भी पढ़ रहे हैं, उनकी क्या एजुकेशन है? जी, एक मेरी सिस्टर है, वो पार्ट 1 में पढ़ रही है, FA कर रही है। अच्छा। एक मेरा और भाई है, उसने भी MA किया हुआ है। अच्छा। पोल साइंस में भी किया हुआ है, और उसमें MSc सोशियोलॉजी भी उसने की हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने की है। लेकिन वो भी इस तरह दर बदर के धक्के खा रहा है, उसमें कोई जॉब नहीं मिल रही, और मैं भी आपके सामने ही हूँ। अच्छा ज़फ़र, आपने और बाकी मेरे छोटे बहन भाई हैं।
आपने अप्लाई भी किया, जितनी जगहों पे आप बता रहे हैं कि आपने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया। चले नेवी और आर्मी में तो आपका मसला था जाती कि आपकी आई साइट वीक थी, लेकिन बाकी जगहों पे जहां पे आपने अप्लाई किया वहां से क्या जवाब आता था? बस मैं एनटीएस मैंने पास किए हैं। मैंने पिछले साल जो एनटीएस हुए थे उसमें मेरे 70 मार्क्स है 4 पोस्टों के लिए, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई जो है सिलेक्शन नहीं हो सकी। अच्छा, तो जफर फिर उसके जी बताएं, आप बात करें। हाँ, अभी दोबारा जो ईटा वालों ने ये पोस्ट अनाउंस की है उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है। एक पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस होती है। मैंने 4 पोस्टों के लिए अप्लाई किए, 2000 रुपये में मेरा वहाँ पे लग गया हुआ है। और उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने टेस्ट कैंसिल कर दिए हैं, उनका कोई टेस्ट लिया ही नहीं उन्होंने। अच्छा। तो ये हमारे ऐसे में तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये मैंने तकरीबन ये अप्लाई पे लगा दिया है। ये मैं समझ सकती हूँ आपकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने अपनी तालीम पे इतने पैसे लगाए हों, उसके बाद इन हालात में आप हों कि आपको जॉब भी ना मिल रही हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अप्लाई करने में भी, इन चीज़ों में भी। लेकिन बहरहाल मैं फिर आपसे कहूँगी आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि छोटी नौकरी आप कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी माशाल्लाह रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप मज़ीद आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आपको इससे अच्छी नौकरी की ऑफ़र आए। जफर, अभी आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? जैसे अभी तो आप एक जॉब पर हैं, आपने मजीद कहीं अप्लाई करने का सोचा या आप हुकूमत से कोई इस हवाले से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत तो 1 करोड़ नौकरियों के वादे भी कर चुकी है? जी, मैं जो भी कोई पोस्ट अनाउंस होती है मैं उस पर अप्लाई करता हूँ। जो भी कोई पोस्ट अनाउंस होती है उसमें मैं अप्लाई करता हूँ। और बाज़ औक़ात मेरे पास पैसे भी नहीं होते, मैं किसी दोस्त से उधार ले लेता हूँ और अप्लाई करता रहता हूँ। और मेरी जो अभी रिक्वेस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से है। एक हमारे फेडरल मिनिस्टर है मुराद सईद साहब, वो हमारे इलाके के कबल के ही हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब हैं, शहरियार अफरीदी साहब हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तरफ कोई तवज्जो दें और जो हमने इतनी मेहनत की है हमें उसका कुछ ना कुछ जो है वो रिवार्ड दिया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा, जो मेहनत आपने की है इंशाल्लाह उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अगर आपको इन लोगों से नहीं मिलता तो अल्लाह ताला को पता है आपने कितनी मेहनत की है, यकीनन इस चीज़ का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं। और जफर, हमारी दुआएं आपके साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक केस जिसने सिर्फ हमारे शहर इक़्तिदार को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। मैं बात कर रही हूँ नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। पहले तो जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, वो खुद को मेंटली तौर पर बीमार जाहिर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसको मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। लेकिन अब जनाब ये बहुत बड़ा इस केस में मोड़ ये आया है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इस कत्ल से ही इनकार कर दिया है। वह मुकर गया है कि उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था। ये बहुत बड़ा केस है जो कि गुज़श्ता साल जुलाई से चल रहा है। हम सब इस केस के हवाले से कुछ ना कुछ जानते ज़रूर हैं और जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उनको पूरी इसकी हिस्ट्री भी पता है। अब इस केस में क्या मोड़ आने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। नूर मुकद्दम के वकील हैं शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि मैं बता रही थी कि ज़ाहिर जाफ़र ने अब तो बिल्कुल ही मतलब वो मुकर ही गया इस कत्ल से। ये तो बहुत बड़ा मोड़ नहीं आ गया इस केस में? बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी अब? देखिए, बात ये है कि जो कत्ल का मुकदमा होता है उसमें 2-3 डिफेंसेस होते हैं जो लिए जा सकते हैं। एक तो ये वो सडन प्रोवोकेशन में किसी ने कत्ल कर दिया कि उसके सामने कोई ऐसी बात हुई, वो इश्तिहाल में आ गया कत्ल, या ये है कि वो उसने कत्ल नहीं किया बल्कि किसी और का कत्ल उस पर डाल दिया गया। ये तीसरा ये है कि वो उसमें मौजूद ही नहीं था। अब ये जो इन्होंने किया है ये बड़ा एक अजीब व गरीब डिफेंस है और ये पहली दफा लिया है इन्होंने। अच्छा। उससे पहले जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आते हैं, गवाह आते हैं, तो जो डिफेंस के लॉयर्स होते हैं वो उधर सजेशन पुट करके अपना डिफेंस डिस्क्लोज कर देते हैं कि वो डिफेंस लेना क्या चाहते हैं। उस पूरे अरसे में उन्होंने ऐसा कोई डिफेंस नहीं दिया और जब इस्तगासा कमल हो जाती है उसके बाद फिर एक मरहला शुरू होता है कि क्वेश्चन किया जाता है कि ये आप पे क्यों केस बनाया गया, आपके खिलाफ ये इस्तगासा ने आई है, जितनी फोरेंसिक शहादतें आपके खिलाफ आ चुकी हैं और आप उसमें क्या अपना डिफेंस में कहना चाहते हो। तो उसमें वो एक डिफेंस ले जो कि उन्होंने डिफेंस दिया वो बड़ा अजीब और भोंडा किस्म का डिफेंस है जो कि और जो शहादतें हैं या दीगर जो मुल्जमान हैं उनके मौक़िफ़ और उसके डिफेंस समझता कि वो ये डिफेंस लेके
और जितनी स्ट्रॉन्ग शहादत इसमें मौजूद है इस्तासा की तरफ, उसका डिफेंस जो है मैं नहीं समझता कि वो कारगर साबित होगा, क्योंकि जब कोई ऐसी स्पेशल प्ली लेता है कोई, वैसे तो फौजदारी मुकदमात में मुकदमे को साबित करना इस्तिगासा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब में इस तरह का कोई एक्यूज्ड ऐसा कोई स्पेशल मौकफ इख्तियार करता है, स्पेशल प्ली लेता है, तो उसका बारे सबूत उस पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है कि वो ये मानता है कि ये कत्ल मेरे घर में मेरे कमरे में हुआ, और उसने कहा कि जी मुझे तो जब होश आया तो मैं बंधा हुआ था, और वहां पे जो दूल्हा है उनकी लाश जो है वो उस हालत में पड़ी हुई थी, वो मुझे नहीं पता कि किसने मारा। तो लिहाजा वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, जो मैं समझता हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो प्ली इख्तियार की है ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है, और अदालत इसे कभी भी कन्विंस नहीं होगी। आपको मेंटली इल साबित करने की कोशिश की, उसी तरह आप बिल्कुल वो कत्ल से मुकर भी गए हैं, तो ये भी अदालत में इतना कोई कारआमद साबित नहीं होगा उनका ये बयान। जी बिल्कुल, हमारे ख्याल में ऐसा ही है, क्योंकि ये उन्होंने पहली दफा ये मौकफ इख्तियार किया, इससे पहले वाक़े थे उनके बिल्कुल पहले। जी शायद साहब पहले तो वो गालिबन मान भी गया था ना, कबूल कर लिया था जाहिर जाफर ने कि उसी ने कत्ल किया है नूर मुकद्दम को। जी ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें जरूर ऐसी बात है कि एक दो समात के दौरान उसने आके जो है अदालत के सामने इस बात का इकरार किया कि ये मैंने किया और मुझे माफ कर दें, लेकिन उसमें जो स्टेज होती है इकरार जुर्म करने की, वो तब होती है कि जब फर्द जुर्म आयद हो रही होती है, वो लिख के जुर्म आयद होती है, तो उसमें उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप सेहत जुर्म से इकरार करते हैं या इनकार करते हैं। तो उस स्टेज पे तो उसने इनकार किया, तो देखा ये कि जब उसमें फर्द जुर्म आयद हो रही थी उसमें उसने कन्फेशन नहीं किया, तो उसने जो कोर्ट में बहुत दफा इस बात का इकरार किया, तो डेफिनेटली जो जज साहब हैं वो भी इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, वो इससे कुछ अपना इन्फ्लुएंस तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जो स्टेज होती है कन्फेशन की उसमें उसने कन्फेस नहीं किया, तो अब ये देखा जाएगा कि आप जो शहादत है अगर वो उसको कनेक्ट कर रही है इस जुर्म से, तो फिर अदालत के कोई चारा नहीं होगा कि उसको सख्त से सख्त जो कानून के मुताबिक सजा है वो दी जाए। अच्छा शाह साहब, फिर यहाँ पर ये सवाल भी तो आता है कि जाहिर जाफर को इस तरह का बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, या उसके वकील ने क्यों अदालत में ये बयान उनकी तरफ से पेश किया, कि क्या जो सबूत और शवाहिद थे उनमें कोई कमी रह गई थी? क्योंकि हम सब ने ये देखा है, हम शुरू से इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि नूर मुकद्दम की डेड बॉडी भी मिली, आलाए कत्ल भी मिला, CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई, लेकिन क्या कोई शवाहिद में कमी रह गई जिसकी वजह से जाहिर जाफर को अब ये बयान देने की जरूरत पड़ गई? मेरा ख्याल है कि एक शवाहिद में बिल्कुल कमी नहीं रह गई। इस्तिगासा ने अपना केस बड़ा अच्छा प्लीट किया है, जो हमने शहादतें करवाई हैं वो बिल्कुल कनेक्ट कर रही हैं, वो जो 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 जुबानी शहादतें भी हैं और इसके अलावा जो DNA टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, फोरेंसिक शहादतें हैं, वो तमाम चीजें जो है वो तमाम निशानदेही जो है वो जाहिर जाफर की तरफ ही कर रही है जी। लेकिन अगर तो ये कहा जाए कि उनका ये जो मौकफ है वो इसलिए इख्तियार किया कि आसा के केस नरमी थी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई, तो मैं समझता हूँ कुछ दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें बिल्कुल इंसाफ होगा, और जिन जिन लोगों ने जुर्म का इर्तिकाब किया है उनको बिल्कुल इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, और जो मकतूला की फैमिली है और पूरी जो कौम है जो एक अजियत का शिकार है, एक ट्रॉमा का शिकार है इस वाकये की वजह से, इंशाल्लाह उनको छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा शाह साहब, पूरी कौम एक तो ट्रॉमा का भी शिकार है, लेकिन अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस केस का जल्द से जल्द फैसला सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर जो मुलजिम है और जो इस तरह का जुर्म है उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी अब सवाल उठ रहा है जाहिर जाफर के अब इस बयान के बाद कि क्या ये केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। इसकी तमाम कार्रवाई मुकम्मल, इस्तिगासा की शहादत हो चुकी है, ये स्टेज होती है कि जो डिफेंस को जो है वो मौका दिया जाता है कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस केस के सिलसिले में। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और उसके बाद जो है अदालत इस पे केस का फैसला कर देगी। तो ये बिल्कुल अब इख्तिताम तक पहुंच चुका है केस। सही, मतलब इख्तिताम तक पहुंच चुका है। बताना चाहें तो अब इस जाहिर जाफर के इस बयान के बाद आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए हमारा लाहे अमल जो था वो तो हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये तो अब उन्होंने
क्योंकि वो ऐसी कोई शहादत ला नहीं सके अपने जो एक मौकफ है उसके। अब क्योंकि बारे सबूत उन पे है, उसने एक स्पेशल प्ली ली है, उससे पहले उन्होंने सपोर्ट में उसने कोई शहादत नहीं गुजारी, ना वो गुजारेंगे। तो फिर एक उसका बयान, एक मौकफ इख्तियार कर लेना जिसकी कोई बेसिस ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, वो कन्विंसिंग नहीं होता अदालत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। आपने इतनी अहम बातें हमें बताई हैं इस केस के हवाले से, और यकीनन जैसे मैं बात पहले भी कह रही थी कि पूरी कौम को अब इंतजार है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सामने आ जाए, और इंशाल्लाह नूर मुकद्दम के हक में फैसला आएगा। हम सबको इंतजार भी और दुआ भी है। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक बार पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में किसी वाक़े के हवाले से बात करी थी, और आज फिर मुझे वही बात याद आ गई कि कहने को तो हम जदीद दौर में ज़िंदा हैं, मतलब हम मॉडर्न एज में रह रहे हैं और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हर चीज़ मॉडर्न है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ रवाज, हमारी रिवायात ऐसी हैं कि अगर हम उनमें ज़िंदा हों, अगर हम उनको देखें और अपने आसपास उन लोगों को देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़माने जाहिलियत में हम लोग ज़िंदा हैं। मैंने एक दिन पहले भी कुछ ऐसे मामलात के हवाले से बात की थी। एक और वाक़या भी अभी ये पेश आया है। मीरपुर ख़ास में सिंध का जो इलाका है, वहाँ पर दो ख़वातीन को, दो बच्चियों को ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर उनको पहले अगवा किया गया और उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया, उनके साथ ज़्यादती भी की गई। बहुत ही बदतरीन ये वाक़या है जो कि ये पेश आया है मीरपुर ख़ास में, और अभी उन बच्चियों का जो मामला है वो अदालत में भी चल रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस घिनौने वाक़े का नोटिस भी लिया है। इस तमाम तर वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे, तफसीलात भी मैं कुछ जानना चाहूँगी। हमारे रिपोर्टर हैं मीरपुर ख़ास से बिलाल महमूद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, जो ये वाक़या पेश आया, पहले हमें इसके साथ तफसीलात बताएगा, ये क्या वाक़या है, कब का वाक़या है ये? जी मैं आपको बताऊं, ये 6 जनवरी को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मीरपुर खास की तहसील चुडोस का करीबी गांव है नोकोट, वहां पर ये पेश आया था। 2 लड़कियां थी, 2 बच्चियां, जिसमें से एक जो है जिसकी उम्र 19 साल थी, उसका नाम फिजा, और दूसरी कमल, उम्र जो है वो उसकी तकरीबन 13 से 14 साल के दरमियान थी। उस बच्ची को, इन दोनों बच्चियों को एक टंगड़ी कम्युनिटी है उनकी जानिब से इनके घरों पर धावा बोला गया। इन दोनों बच्चियों को अपने साथ अगवा करके ले गए ये जो टंगड़ी कम्युनिटी के लोग थे। अच्छा, ये जो कम्युनिटी है, जो फिजा है, कमल है, ये राजपूत कम्युनिटी से जाती दुश्मनी ये थी कि टंगड़ी कम्युनिटी और जो राजपूत कम्युनिटी थी, इनके बीच के अंदर कोई एक पहला तनाजा चलता हुआ आ रहा था। उस बेस के ऊपर टंगड़ी बिरादरी की जानिब से इनके घरों पर धावा बोला गया। इन दोनों बच्चियों को अगवा किया गया और अपने हमरा लेकर चले गए। इसके साथ साथ जब इनको अपने हमरा लेकर गए तो उसके बाद जो गुस्सा थे उनकी जानिब से पुलिस से राब्ता किया गया। कोई कार्रवाई ना होने पर उनकी जानिब से धरना दिया गया। तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई का जब आगाज किया गया तो उसके बाद ये दोनों बच्चियों को बाजियाब करवाया पुलिस ने, और साथ साथ 3 मुल्जिमान को उस वक्त गिरफ्तार किया था। लेकिन उसके बाद मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहा। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहने के बाद अब तक अगर करंट पोजीशन की मैं बात करता हूँ तो करंट पोजीशन के अंदर इस वक्त टोटल 15 मुल्जिमान गिरफ्तार है, जिनमें से एक मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है। लेकिन ताल एक मरकजी मुल्जिम अभी तक पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। जो जिस मरकजी मुल्जिम की मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त गिरफ्तार नहीं हो सका, उसका नाम अली नवाज है, वो बताया जा रहा है, जो कि साबका अदवार में भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस रहा है, जिसके ऊपर तकरीबन 40 से 45 केसेस का अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तकरीबन इतने केसेस उस शख्स के ऊपर मौजूद है जो कि इस वाकये का मरकजी किरदार है, मरकजी मुल्जिम है, वो उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। क्योंकि बच्चियां बाजियाब हुई, उनका मेडिकल जो है वो करवाया गया। तो बच्चियों ने मौके पे इख्तियार किया था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है, जिस पर पुलिस की जानिब से उनका मेडिकल भी करवाया गया। जबकि गुज़िश्ता रात, कल रात एक मेडिकल रिपोर्ट, जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर ज़ैबुन निसा है, वहाँ की RSC की जो हेड है, उनकी जानिब से इब्तिदाई जो रिपोर्ट जारी की गई है, और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि ना बच्चियों के जिस्म पर कोई जिस्मानी तशद्दुद के निशान है, ना उसके साथ साथ कोई ज्यादती के शवाहिद जो है वो उनको मिले। लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है उस पर कई सवालात पैदा हो गए हैं। उनकी जो रिपोर्ट है उस पर कई सवालात इसलिए पैदा हो गए हैं कि जब बच्चियों को घरों से अगवा किया गया है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अगवा होने के बाद जब पुलिस बाजियाब कर रही है तो बच्चियों की जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ना हो। तो ये उनकी रिपोर्ट पर, जहाँ पर बुरसा ने मुस्तरद किया इस रिपोर्ट को, वहीं पर सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी लोग, इन तमाम लोगों ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है कि ये रिपोर्ट जो है
अपनी मर्जी से बनाई गई है, क्योंकि ये वहाँ पे एक तासुर मौजूद है, नौकोट शहर के अंदर ये तासुर मौजूद है कि वहाँ पर ये जो टंगड़ी कम्युनिटी है ये मजबूत सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती है और उसी की पुष्ट बनाई इनको हासिल है। उसी वजह से जो है वो उनकी जो है वो सपोर्ट की जा रही है। जबकि इस हवाले से एसएसपी मीरपुर खास से हमारी तफसीलन बात हुई, एसएसपी मीरपुर खास से हमारी इस रिपोर्ट आने के बाद भी हमारी कल बात हुई। उनका यही कहना कि टंगड़ी कम्युनिटी की जानिब से इनके घरों पर हमला तो जरूर किया गया है, वो चीजें तो मौजूद है। अगर ये जो फाइनल रिपोर्ट है, जो हतमी रिपोर्ट है जो इस डीएनए आना है इन बच्चियों का, अगर उसके अंदर भी ज्यादती की तस्दीक नहीं भी होती है। बिलाल, एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी हम इस वाक़े की तफसीलात जान लेते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपसे इस वाक़े की तफसीलात जानना चाहूंगी, ये वाक़या क्या पेश आया, कब रिपोर्ट हुआ और अभी क्या कार्रवाई हो रही है? ये 6 तारीख को शाम को थाना नौकोट में रिपोर्ट हुआ और मुझे डीएसपी ने रात को 8, साढ़े 8 बजे बताया कि ये इस तरह का वक़ूआ हुआ है। और उसमें फिर मैंने उनको टीमें बना दी और उनको कहा कि फ़ौरन जाएं और मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए। तो उन्होंने फिर रात को हेक्टिक एफर्ट करके 4 बजे पहले इनिशियली 3 मुल्ज़मान पकड़े, बाद में सुबह कल रेड होते रहे करते जो है ना सुबह तक हमने कल सुबह तक जो है ना हमने 12 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए थे। आज मज़ीद 3 गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो मुतासिरा बच्चियों को इंसाफ फराहम करने के लिए अब पुलिस क्या इकदाम उठा रही है? जैसे आप बता रहे थे कि गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, मज़ीद उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा? पुलिस इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल उनको तोहफ़्फ़ भी देगी और हम उन मुल्ज़मान को जिन्होंने नाजायज़ किया उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, मुतासिरा बच्चियों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इस वाक़े में एक पुलिस एहलकार भी मुलविस है, तो इस हवाले से आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस एहलकार को जैसे उस पर इल्ज़ाम लगाया तो मैंने इसको सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर क्या उम्मीद करें, इन बच्चियों को इंसाफ मिल जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं इनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और पुलिस एहलकार को भी मुअत्तल कर दिया है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंसाफ मिलेगा उनको? इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके लिए बस 100% उनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे और उनको प्रॉपर जो है जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाएंगे। सीनियर्स को भी मैं बता रहा हूँ और इंशाल्लाह उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी एसएसपी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि बच्चियों को इंसाफ फराहम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस वाक़े के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक से अभी हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने बड़ी ज़बरदस्त डिश तैयार की है। अनम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे रेसिपी भी आपको मैं बताती हूँ पूछ के, बल्कि अनम खुद बताएंगी, मैं क्यों बताऊंगी। आज हम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ। आज हमने रूह अफ़ज़ा के किचन में मैंने सोचा कि पिछले कुछ दिन से हम जरा थोड़ा इंग्लिश कर रहे थे, तो आज मैंने कहा कि क्यों ना हम थोड़ा देसी में चले जाते। तो आज मैंने बनाया है चिकन मखनी हांडी। तो जो चिकन मखनी हांडी है वो बिल्कुल रेडी हो गई, फुल प्रेजेंटेशन के साथ, फुल मतलब रेडी है, ये रेडी टू ईट। अब आप इसके साथ खमीरी रोटी या वो तिलों वाले नान, क्योंकि हमने सोचा कि इतने लाइव आते हैं हमारे शो में, तो हम बेहतर है हम पहले से ही चीज रेडी कर लिया करें ताकि आपको उसकी फुल लुक दिखा दिया करें। फुल लुक दिखा दे। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। मैंने चिकन लिया था बोनलेस, तकरीबन 1 kg के करीब। सबसे पहले आपने क्या करना है, तकरीबन 1/3 कप के करीब ऑयल ऐड करना है। उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड कर देना। अच्छा, बटर जो है लेवल्ड होना चाहिए, ओवर आपने बटर नहीं ऐड करना। मतलब 3 टेबलस्पून गुड इनफ है 1 kg के लिए। उसके बाद आपने जो है हरी मिर्चें लेनी है, उनको वो कर लेना है, चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर उसको थोड़ी देर सौते करना है स्लाइड सा। जैसे ही वो हरी मिर्च अपना कलर चेंज करने लगेंगी, आपने उसके अंदर चिकन ऐड कर देना, उसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। वो पेस्ट ऐड करने के बाद साथ में आपने उसके अंदर जीरा ऐड करना है और सूखा धनिया ऐड करना है। मतलब कोई प्याज टमाटर नहीं है, कुछ भी नहीं अभी फिलवक्त, कुछ भी नहीं। ठीक है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह भुनाई हो जाए, आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। अच्छा, मिर्च हल्की रखनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले इसमें क्रश करके हरी मिर्चें भी ऐड की हुई। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है। जैसे सारे मसाले के साथ आपका चिकन अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई हो जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं ब्लेंड करके।
तकरीबन ये टमाटर अब आएंगे जी, अब आएंगे टमाटर, प्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। सिंपल तकरीबन ये 1 kg चिकन था तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर नॉर्मल साइज के वो मैंने इसके अंदर ब्लेंड करके डाल दिए। साथ ही जब मैंने टमाटर डाले साथ ही मैंने उसके अंदर 1 कप के करीब दही डाल दी, पानी डाल के चिकन को अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया। जब चिकन बिल्कुल डन हो जाए, ऊपर ऑयल आ जाए आपके, उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हे से हटा लेना अपने बर्तन को, उसके अंदर आपने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करके तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम आपने ऐड करनी है और उसको कुक करना है। कुक करने के बाद आपने जो है थोड़ी देर फिर चूल्हे पे रखे वो सिमरिंग पॉइंट पे, मतलब क्रीम जो है हम चूल्हे से हटा के ऐड करें ताकि ऑयल ना छोड़े। हाँ, ऑयल ना छोड़े, फिर आपके पास कडल होने का बड़ा चांसेस होते हैं कि एकदम से कडल ना हो जाए आपके सालन के अंदर क्रीम। तो आप उसके बाद उसको थोड़ी देर पकाएं सिमरिंग पॉइंट पे। उसके बाद जो है अलग से अब आपने उसका तड़का रेडी करना है मखनी हांडी के लिए। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के बटर लिया था, उसके अंदर हरी मिर्चों को सेंटर से हाफ करके 1/4 कर लिया। हाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ फोल्ड कर लेंगे, ज्यादा बड़ी है 2 पीस जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से बटर के अंदर थोड़ा सा फ्राई किया। स्लाइड से जब उन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया तो मैंने उसके ऊपर उसको तड़का लगा दिया और एंड में मैंने क्रीम से स्पाइरल बनाकर जो है डिश रेडी कर दी। और जबरदस्त हमारी डिश रेडी हो गई है। देखने में इतनी मजेदार है, मेरा दिल चाह रहा है आज मैं इसको मैं लाइव खाऊं भी, मैं इसको टेस्ट करूंगी कैसी बनी है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्लाइड सा जो है एंड में गरम मसाला ऐड किया है। अच्छा, अब ये चाहें तो अब ये चिकन हांडी जो है मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है किसी भी। बहुत अच्छा, इसके अंदर जबरदस्त टेस्ट है। एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वैसे मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन बहुत से लोगों को अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो नहीं, ड्राई मेथी, ड्राई मेथी जो ड्राई मेथी होती है वो भी आप इसके अंदर, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे फॉर श्योर उन्होंने ड्राई मेथी जो है वो ऐड की होती है। उससे क्या होता है कि फ्लेवर बड़ा अच्छा सा बहुत अच्छा। अगर मेथी नहीं भी ऐड करते, क्योंकि मैं तो मेथी के बगैर खा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। इसको आप 2 तरह से अगर ट्राई करना चाहें, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। मटन बीफ और चिकन के साथ आप इसको बना सकते हैं। बनाने को चाहे तो आप सी फूड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा इसको बनाने में अगर आप इसको मटन में बनाते और आप इसको चिकन में बनाते। चिकन में अगर आप कोई ठंडी सी ड्रिंक बना लें तो वो रूअफ़ज़ा की ड्रिंक बना ली जाए, जैसे कोई मार्गरीटा हो गया या लेमनेड टाइप का। तो तो मौसम भी चेंज हो गया ना, तो अब आप लेमनेड टाइप भी बना सकते हैं। लेमनेड मेरा ख्याल है कि ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा इसके साथ। अगर आपने खमीरी रोटी या सादा रोटी मंगाई है, रायता सैलेड, मतलब पूरा माहौल बन गया मेरे ख्याल है दोपहर का खाना। चले ठीक है, जबरदस्ती हमारी आज की डिश पे चिकन मखनी रेडी हो चुकी है। मैंने आपको खा के भी दिखाई है, बहुत अच्छी है। आप भी जरूर ट्राई करें अपने घर पे। और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। Pakistan, Pakistan.